आज हम स्टार्ट करेंगे जो क्लास 12 की दूसरी किताब जो है, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी और अपनी भारत की हमारी इकोनॉमी आजादी से पहले कैसे थी और अंग्रेजों के समय कैसी थी और इसके बाद कैसे हमारी इकोनॉमी धीरे धीरे ग्रोथ की, हर सेक्टर की बात करेंगे इस किताब में हम वन बाय वन करके, और इसको ध्यान से आप देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला जो चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का, जिसका नाम है इंडियन इकोनॉमी ऑफ द ईवी ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पहला चैप्टर है आपके इस किताब का। तो सबसे पहले अगर मैं इंट्रोडक्शन की बात करूं कि हमारी भारतीय जो अर्थव्यवस्था है इंडिपेंडेंस के समय हमारे कहां से शुरुआत हुई और कैसी हमारी सिचुएशन थी, इसका मैं वन बाय वन करके इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले हम कंटेंट के साथ साथ एक्सप्लेन भी करते चल रहे हैं। द ब्रिटिश रूल ओवर इंडिया चेंज द कोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर in India was led by Battle of Plassey in 1757। हमारी जो भारत देश में ब्रिटिश गवर्नमेंट का शासन या ब्रिटिश गवर्नमेंट का एंट्री कब हुई, ये जो हम लोग अगर पुराना इतिहास अगर हम जब इसको सर्च करते हैं तो जो पहली लड़ाई हमारी प्लासी का युद्ध जो हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी 1757, उस समय ही ब्रिटिश गवर्नमेंट का एज ए फाउंडेशन अपनी नींव उन्होंने रखी 1747 में, जब हमारा प्लासी का युद्ध हुआ था। दूसरी पॉइंट बात करें तो इस ब्रिटिश रूल का मेन पर्पस क्या था, व्हाट आर द मेन पर्पस ऑफ ब्रिटिश रूल। तो द मेन पर्पस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया was to use Indian economy as a feeder economy। feeder economic is a keyword, मैं इसको भी बताऊंगा इसका मतलब क्या होता है। For the development of British economy, ब्रिटिशों का भारत में आने का उद्देश्य जो था, उनको अपनी अर्थव्यवस्था को अच्छा करना था, डेवलप करना था। अब वो कैसे डेवलप करते, जिसको हम एक वर्ड आया है फीडर इकोनॉमिक। फीडर इकोनॉमिक का मतलब क्या होता है कि जब हमारी किसी चीज का इंटेंशनली या एक्सटेंशनली ज्यादा एक्सप्लॉइट किया जाए, जब हमारी चीजों को इंटेंशनली या एक्सटेंशनली जैसे ज्यादा से ज्यादा हम उसको एक्सप्लॉइट करेंगे, वो हमारी क्या है, फीडर इकोनॉमिक। जैसे हमारे यहां भारत में अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे यहां दो रिसोर्सेज थे, एक नेचुरल रिसोर्सेज, प्रकृति में जो हमें संसाधन दिया था हम उसमें काफी सक्षम थे, तो इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज थे, और दूसरा ह्यूमन रिसोर्सेज। ये दो तरह के रिसोर्स को अंग्रेजों ने क्या किया, एक्सप्लॉइट किया, चाहे वो इंटेंशनली किया चाहे एक्सटेंशनली किया, जैसे भी किया। तो उनके पास दो ही रिसोर्स को, भारतीय के दो रिसोर्स को उन्होंने पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया। यहाँ एक्सप्लॉइट का मतलब होता है यूज करना, ऐसे होता है, लेकिन आवश्यकता से अधिक। जैसे मान लीजिए आप स्टूडेंट हो और आपको पढ़ रहे हो और आपको हम 10 क्वेश्चन रोज होमवर्क में दे, तो 10 क्वेश्चन तो समझ में आता है कि चलो भाई 10 क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे तो आप अच्छा इस सब्जेक्ट को, इस चैप्टर को अच्छे से समझा होगा। होमवर्क करने से क्या होगा, आपका ये चैप्टर और कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपसे कहूं कि आपको 1000 क्वेश्चन करने हैं, तो ये एक्सप्लॉइटेशन हुआ, ये एक्सप्लॉइट हम कर रहे हैं, आपको जबरदस्ती हम परेशान कर रहे हैं। तो अंग्रेजों ने क्या किया, हमारे नेचुरल रिसोर्स, इंडियन नेचुरल रिसोर्स, अगर एग्जाम्पल कहें कोल माइंस है, ये नेचुरल ग्रुप के अगर हम इसको एग्जांपल लें, और ह्यूमन रिसोर्स हमारे क्या है, लेबर। इन दोनों चीजों का अंग्रेजों ने पूरी तरह से एक्सप्लॉइट किया, आवश्यकता से अधिक यूज किया। ठीक, अब जैसे तीसरा वर्ड अगर हम कहें कि कॉलोनी, एक वर्ड आता है, व्हाट इज कॉलोनी और व्हाट इज कॉलोनियलिज्म, दो वर्ड को मैं आपको इसमें एक्सप्लेन करूंगा। जैसे ये हमारी ब्रिटेन कंट्री है
और हम ये भारत है। तो जो शासन करता है वो क्या होता है? रूलर होता है, और जिस पे शासन करता है वो कॉलोनी होती है। तो भारत क्या था? ये कॉलोनी था, और इस कॉलोनी से ही कॉलोनिज्म बना। तो भारत जो अंग्रेज जो थे, ब्रिटिश जो थे, वो हमारे रूलर थे, और वो हमारी कंट्री पे क्या करते थे? हर फील्ड में, चाहे इकोनॉमिकली कहिए, चाहे पॉलिटिकली कहिए, चाहे सोशली कहिए, हर फील्ड में, हर एरिया में इनका रोल था। इनके अकॉर्डिंग हमारे भारत देश में शासन चलता था। तो ये भारत क्या हुआ? कॉलोनी हुआ, और ब्रिटेन क्या हुआ? ये रूलर हुआ। तो देखिए, कॉलोनिज्म, उसी से कॉलोनिज्म बना। कॉलोनिज्म किसको कहते हैं? कॉलोनिज्म रिफर्स टू ए सिस्टम, पॉलिटिकल, सोशल रिलेटिव बिटवीन टू कंट्रीज ऑफ विच वन इज द रूलर एंड अदर इज द कॉलोनी। जहां पे पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन हो दो कंट्री के बीच में, एक को हम रूलर कहते हैं और दूसरे को कॉलोनी कहते हैं। रूलर किसको कहेंगे? जिसकी सत्ता है, जिसका शासन है, और जिसके लिए शासन कर, जिसपे शासन कर रहे हैं, वो उसकी कॉलोनी होती है। तो ब्रिटेन क्या था? हमारी रूलर थी, और इंडिया क्या था? कॉलोनी था। तो इन दोनों के बीच में किस तरह के रिलेशन थे? पॉलिटिकल और सोशल रिलेटिव। दो कंट्री के बीच में जब पॉलिटिकल और सोशल रिलेशन होते हैं, जिसमें एक रूलर होता है और दूसरा एक कॉलोनी होता है, इसी को हम कॉलोनिज्म कहते हैं। क्लियर? दूसरा, इस रूलर और कॉलोनिज्म का क्या संबंध है? द रूलिंग कंट्री नॉट ओनली हैज पॉलिटिकल कंट्रोल। ये जो रूलिंग पार्टी कंट्री है, यानी कि ब्रिटेन जो है, केवल उसका पॉलिटिकल कंट्रोल ही नहीं है ओवर द कॉलोनी, बट आल्सो डिटरमाइंस द इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ द कॉलोनी। केवल उसका पॉलिटिकल और सोशल ही कंट्रोल नहीं है, वो वहां की इकोनॉमिक पॉलिसी भी बनाने का भी पूरा अधिकार उस रूलिंग पार्टी को ही है। तो देखिए, लिखा है मैंने, द रूलिंग कंट्री नॉट ओनली द पॉलिटिकल कंट्रोल, यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट का केवल पॉलिटिकल और सोशल कंट्रोल ही नहीं है। मैंने कहा ना कि कॉलोनिज्म का मतलब हुआ कि दो कंट्री के बीच का जो रिलेशन है। तो यहां पे एक चीज और है, ये केवल पॉलिटिकल और सोशल कंट्रोल ही नहीं है कॉलोनिज्म पे, कॉलोनी पे रूलर पार्टी का, रूलर कंट्री का, उसके साथ साथ उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी को भी बनाने का अधिकार पूरा उस रूलिंग कंट्री को है। ये तीन चीज आपको समझ में आ गई कि हमारी किसको हम रूलिंग कहते हैं और किसको हम कॉलोनिज्म कहते हैं। हमारी इकोनॉमी कैसी थी? इंडिया की, उनका हमारे फीडर इकोनॉमिक को वो क्या डेवलप के लेकर, हमारे यहाँ से जो नेचुरल रिसोर्सेज थे और ह्यूमन रिसोर्सेज थे, इनको लेके ब्रिटिशरों ने क्या किया? अपनी इकोनॉमी को डेवलप किया। तो ये लिखा हुआ कि उनका मेन पर्पस था कि इंडिया की रिसोर्सेज को लेकर हम अपनी ब्रिटेन की इकोनॉमी को हम ग्रो करें, डेवलप्ड करें। तो ये लिखा था, मेन पर्पस ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया वाज टू यूज इंडियन इकोनॉमिक एज अ फीडर इकोनॉमिक फॉर द डेवलपमेंट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमी। और ये क्या किया? एक्सप्लॉइट किया। एक्सप्लॉइटेड किस चीज का किया? नेचुरल रिसोर्सेज का और ह्यूमन रिसोर्सेज का। और किसके लिए? फॉर देयर ओन कंट्री, अपने कंट्री के लिए। तो ये चीजें समझ में आ गई। अब बात आती है कि हमारी कंट्री कैसी थी। हमारे आजादी से पहले हमारा देश कैसा था? जब ब्रिटिश गवर्नमेंट नहीं आई तो हमारा देश कैसा था? तो हमारी कंट्री जो थी इंडिपेंडेंट थी, स्वतंत्र थी, मतलब आत्म और सेल्फ रिलिएंट थी, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट थी। किसी से किसी को मांगने की जरूरत नहीं थी। हमारा जो कंट्री थी सेल्फ इंडिपेंडेंट थी, दूसरा सेल्फ रिलिएंट थी, वो किसी से उसको मांगने की जरूरत नहीं थी, यानी कि सेल्फ डिपेंडेंट थी। और तीसरा, भारत जो देश था प्रॉस्पेरस था। प्रॉस्पेरस का मतलब क्या होता है? कि समृद्धि। हमारे पास सब कुछ है, हमें किसी से मांगने की समृद्धि, खुशहाली, कि जब सब चीज हमारे पास है तो मुझे किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। तो भारत की स्थिति जो थी इंडिपेंडेंट थी, सेल्फ रिलिएंट थी और प्रॉस्पेरस थी। समृद्धि थी, खुशहाली थी, सब लोग खुश थे। ये सिचुएशन थी हमारे भारत की अर्थव्यवस्था की। और चौथा क्या था? एग्रेरियन इकोनॉमिक थी। 4 नंबर हमने डाला। देखिए, पहला नंबर हमने डाला इंडिपेंडेंट थी, दूसरा नंबर डाला सेल्फ रिलिएंट थी, तीसरा नंबर हमारा प्रॉस्पेरस थी, और चौथा हमारा जो था एग्रेरियन इकोनॉमी थी। एग्रेरियन इकोनॉमी का मतलब कि जितने लोग थे टोटली डिपेंड किस पे करते थे? एग्रीकल्चर पे। तो जो सभी का जो व्यवसाय था वो एग्रीकल्चर था, कृषि करना था। सारी पॉपुलेशन, अगर मान लीजिए कि 100% में 100 लोग हैं, जिसमें 75 लोग केवल कृषि पे आधारित थे अपने जीविकों को उपार्जन करने के लिए।
तो उसको हम ऐसे इकोनॉमिक को हम एग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं, जिसमें सभी लोग इकोनॉमिक अपनी जीवन को निर्वाह करने के लिए कृषि पे आधारित है। तो ऐसे इकोनॉमी को हम एग्रेरियन इकोनॉमी कहते हैं। तो चौथा हो गया एग्रेरियन, लिखा भी है, एग्रीकल्चर वाज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। और पांचवा जो, और आखिरी इसका पांचवा जो इंडियन इकोनॉमिक हमारी आजादी से जो समय थी वो कैसी थी? हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। आज के देश में सब चीज मशीन में बन रहा है, लोग छोटे छोटे अपने हाथों से चीजों को बनाते थे, जैसे इनफील्ड ऑफ सिल्क के रूप में, कॉटन के रूप में, कॉटन से कपड़े बनाते थे, सिल्क से शॉल बनाते थे, कुछ प्रीसियस स्टोन थे, पत्थरों पे उन्होंने अपना कलाकारी करते थे। तो ऐसे इस तरह की कलाकारी, ये भी क्या एक इंडस्ट्रीज थी, वो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी जो थी आजादी के समय, उससे पहले हमारी इंडस्ट्रीज थी वो कैसी थी? मशीन नहीं था वहां पे, हैंडीक्राफ्ट जो कहते हैं, हाथ से बनाई हुई चीजों का यूज करते थे लोग। तो हमारी 5 चीजें आप इसको याद रखेंगे कि हमारी जो इंडियन इकोनॉमिक थी आजादी के से पहले, तो क्या स्थिति थी? इंडिपेंडेंट थी, सेल्फ रिलिएंट थी, प्रॉस्पेरस थी, एग्रीगेरियन थी और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। एग्रीगेरियन इकोनॉमिक थी और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी। तो ये 5 चीज हमारे चीजों में, हम सब चीजों में सक्षम थे। हाउएवर, लेकिन परंतु ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द इकोनॉमिक पॉलिसी परस्यूड द कॉलोनियल गवर्नमेंट वेयर मोर कंसर्न्ड विद प्रोटेक्शन प्रमोशन ऑफ देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। ये ध्यान रखिएगा, कीवर्ड है प्रोटेक्शन प्रमोशन। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट जब की सत्ता हाथ में आई और जब इंडिया की यानी कॉलोनी की इकोनॉमिक पॉलिसी जब परसू किए कॉलोनियल गवर्नमेंट, वहां उन्होंने क्या कंसेंट किया? उन्होंने कहा कि प्रोटेक्शन और प्रमोशन, हमारी सुरक्षा और हमारा प्रमोशन होना चाहिए इंडियन इकोनॉमिक का, लेकिन वो इंडियन के इंटरेस्ट के लिए नहीं, उनके खुद के इंटरेस्ट के लिए, अपने खुद के भला करने के लिए ब्रिटिशों ने उस पॉलिसी को ऐसा बनाया कि जिससे उनका डेवलपमेंट हो, न कि इंडियन का डेवलपमेंट हो। ये बात समझ में आई? अब इन्होंने एक जो इंडियन इकोनॉमी की पॉलिसी बनाई अंग्रेजों ने, उस पॉलिसी को हम कहते हैं टू फोल्ड स्ट्रैटेजी। अब आप पूछेंगे सर ये टू फोल्ड स्ट्रैटेजी क्या होती है? इस स्ट्रैटेजी को कहते हैं, जैसे आप इस तरह फिगर को समझिए कि ये हमारा इंडिया है और ये हमारा ब्रिटेन है। अब रॉ मटेरियल के रूप में इंडिया सक्षम है, सारे रिसोर्सेस हैं, तो कॉटन हमारे यहां से जब ज्यादा होगा तो क्या करेंगे? अंग्रेज क्या किए? हमारे कॉटन को उन्होंने दूसरे अपने कंट्री को ले गए। तो जब हमारी कंट्री से दूसरे कंट्री में कोई वस्तु जाती है तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट कहते हैं। और जब दूसरे कंट्री से हमारे कंट्री में आएगा तो क्या कहते हैं? इंपोर्ट कहते हैं। तो अंग्रेजों ने अपनी हमारी इंडिया में जो इकोनॉमिक पॉलिसी बनाई, अपने फेवर को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कहा कि ये रिसोर्सेस, जैसे मैंने कहा ना कि रिसोर्सेस को उन्होंने क्या किया? एक्सप्लॉइट किया, मैक्सिमम यूज किया और हमारे ह्यूमन रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया। तो इन्होंने क्या किया? अपने इस कॉटन को अपने कंट्री में एक्सपोर्ट करा लिया, भेजा कच्चा माल, और सिल्क जो हमारे भारत में रिसोर्स के रूप में है उसको उन्होंने एक्सपोर्ट कर लिया और यहां पे मशीन में इस कॉटन और सिल्क को डाल दिया। अब कॉटन से बनाया तो अच्छी टी शर्ट बनी, सिल्क से बनाया तो अच्छी शॉल बना लिया, फिनिशिंग अच्छी हो गई, माल लिया हमारे यहां से और फिनिशिंग की अपने यहां। इसके बाद इन्होंने क्या किया? जब ये फाइनल गुड्स बन के तैयार हो गया तो फिनिश्ड गुड्स जिसको कहते हैं, इसको इन्होंने सेल किस मार्केट कहां बनाया? भारत में। सेलिंग मार्केट जो है यहां बनाया। अब ये चीज यहां से इंपोर्ट हुई। तो इस तरह की जो स्ट्रैटेजी जो बनाई भारत इकोनॉमी को अंग्रेजों ने, ब्रिटिशों ने, वो इसको हम कहते हैं टू फोल्ड स्ट्रैटेजी, कि कच्चा माल हमारे यहां से एक्सपोर्ट हुआ और फिनिश्ड गुड्स को इंपोर्ट किया गया भारत में मार्केट बना के, कि आप यहां पे हम सोल्ड करें। क्योंकि चीजें आपको भी अच्छी लगती है, जो फिनिश्ड गुड जब बन के आएगा मशीन में अच्छी तरह से, तो आपको हैंडीक्राफ्ट कहां अच्छा लगेगा? इंडस्ट्री, वहां तो फिनिश्ड गुड आपको तो आप खरीदेंगे। तो इन्होंने कितनी चालाकी की कि कच्चा माल हमारे कंट्री में से ही लिया और बना के हमारी कंट्री को सेल कर रहे हैं महंगे दामों में। ऐसी स्ट्रेटेजी को हम कहते हैं टू फोल्ड स्ट्रेटेजी। ये देखिए, टू फोल्ड स्ट्रेटेजी ट्रांसफर्ड इंडिया इनटू सप्लायर ऑफ अ रॉ मटेरियल। सप्लायर का मतलब कि एक्सपोर्ट,
ये देखिए मैंने यहां लिखा है, सप्लायर का मतलब एक्सपोर्ट, एंड कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड फ्रॉम ब्रिटेन, और कंज्यूमर कंज्यूम करने के लिए क्या किया गया, मटेरियल को फिनिश करके और फिनिश्ड गुड के रूप में यहां पे उन्होंने सेल किया। इसको हम कहते हैं टू स्ट्रेटेजी, टू फोल्ड स्ट्रेटेजी। दूसरा, अंग्रेजों ने क्या किया, ब्रिटिशों ने, एक होता है नेशनल इनकम ऑन एंड पर कैपिटा इनकम, दोनों चीजों के बारे में समझिए। नेशनल इनकम आपने पढ़ेंगे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में। जैसे मान लीजिए इंडिया है, और इंडिया में कितने लोग हैं, बहुत लोग हैं, ये सबकी जो कुछ ना कुछ इनकम होगी, तो ये पूरी कंट्री की क्या हुई, नेशनल इनकम हुआ। भाई सब लोग कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, तो सारी पॉपुलेशन भारत में है, कितने लोग हैं, सब लोग हैं, तो कुछ ना कुछ सब लोग काम कर रहे हैं, तो इनकी जो इनकम होगी उसको हम राष्ट्रीय इनकम कहेंगे, यानी नेशनल इनकम कहेंगे। सभी को इनकम जो है, सबका इनकम है, तो राष्ट्रीय स्तर पर सबका वो इनकम हुआ। लेकिन एक व्यक्ति की आय कितनी है, तो उसको कैसे निकालते हैं, जिसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। पर कैपिटा इनकम का मतलब कि जितनी इंडिया की टोटल इनकम है, सबको जोड़ देंगे हम, ये नेशनल इनकम हो गया, सारे को इनकम को जोड़ देंगे तो वो नेशनल इनकम है। तो जब सबके टोटल इनकम को जोड़कर और जितनी पॉपुलेशन पूरे भारत की है उससे डिवाइड कर देंगे, तो एक व्यक्ति की आय निकल आएगी, इनकम निकल आएगी, जिसको हम पर कैपिटा इनकम कहते हैं। इस बात को समझिएगा, ये जब पूरी पॉपुलेशन है, इनकी सारी जो इनकम है सबको जोड़ देंगे तो क्या है, ये हमारी नेशनल इनकम है, ये हमारी राष्ट्रीय आय है। लेकिन अगर एक व्यक्ति की आय निकालनी है तो हम क्या करेंगे, टोटल इनकम में से जितनी पॉपुलेशन है उसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो एक व्यक्ति की आय निकल आएगी, जिसको हम पर कैपिटा इनकम करते हैं, प्रति व्यक्ति आय। कितनी बात समझ में आई? ठीक। अब पूछेंगे सर इस दोनों का क्या रोल है, ब्रिटिशर से और इंडियन इकोनॉमिक से क्या रिलेशन है, इसके बारे में आप क्यों चर्चा कर रहे हैं? तो देखिए, ब्रिटिशों ने क्या किया, ब्रिटिशों ने हमारी इकोनॉमिक के लिए कोई भी स्टेप या कोई भी एफर्ट नहीं डाला, क्योंकि नेशनल इनकम हमारा बढ़े या हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़े या घटे, नेशनल इनकम बढ़े या घटे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ब्रिटिशों ने कोई ऐसा सिंसियर स्टेप नहीं लिया कि हमारे इंडिया की नेशनल इनकम की बढ़ोतरी हो या पर कैपिटा इनकम की बढ़ोतरी हो। तो देखिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट हैज नॉट टेकन एनी सिंसियर स्टेप टू कैलकुलेट इंडियाज नेशनल इनकम। उन्होंने कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं लिया कि जिससे कि भारत की राष्ट्रीय आय के कोई चीज को कैलकुलेट किया जा सके कि भारत में कितनी इनकम है और हर व्यक्ति की आय कितनी है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कोई इस तरह का प्रयास, किसी तरह का एफर्ट या स्टेप नहीं लिया। कुछ लोगों ने प्रयास किया, सम इंडिविजुअल अटेम्प्ट्स वेयर मेड, उन्होंने तैयार किया, बट दे वेयर इनकंसिस्टेंट। कुछ लोगों ने प्रयास किया लेकिन सबके अलग अलग वैल्यू आए, कुछ अलग अलग मतभेद रहे, भिन्न भिन्न तरह की चीजें आई। कुछ लोगों ने प्रयास किया लेकिन वो भी बहुत सक्सेस नहीं रहा। एक व्यक्ति का नाम आता है जिन्होंने भारत के राष्ट्रीय इनकम के लिए, नेशनल इनकम के लिए, या हम कहें पर कैपिटा इनकम के लिए उन्होंने प्रयास किया और वो एक सिग्निफिकेंट रहा, वो सक्सेस भी रहा, जिनका नाम है डॉक्टर राव। डॉक्टर राव एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम वाज कंसीडर्ड वेरी सिग्निफिकेंट था, मतलब बिल्कुल लॉजिक बेस्ड पे गए। इन्होंने जो अपना वक्तव्य दिया, जो इन्होंने प्रयास किया, वो बिल्कुल राष्ट्रीय स्तर पे उसको मान्य किया गया। तो जब भी कभी भी आता है कि इंडियन इकोनॉमिक में नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम का किसके कंसेप्ट को कंसीडर किया गया, सिग्निफिकेंट माना गया, तो वो नाम आता है डॉक्टर राव का। अब इंडिया की जो इकोनॉमिक थी, जिसको हम अभी आप उसमें मैक्रो में पढ़ेंगे, एग्रीगेट रियल आउटपुट, हमारी जो रियल आउटपुट जो थी, कहते हैं ना कि हम कैसे किसी चीज का निकालते हैं कि हमारी टोटल क्या ग्रोथ है और कितना हमारी ग्रोथ है और कितना हमारा एग्रीगेट आउटपुट है, तो इसको हम निकालते हैं। तो जो इंडिया की स्थिति थी, एग्रीगेट रियल आउटपुट जिसको कहते हैं, वो कितना था, 2% से भी कम था, यानी कि 9 के बराबर। अब 2% अगर आपकी एग्रीगेट रियल आउटपुट है तो उसका मतलब की स्थिति बहुत खराब है। और जो ग्रोथ भी हो रही है, उसका जो स्पीड है बढ़ने का, जो ग्रोथ है, वो भी 0.5% है। बिल्कुल 0.5 का मतलब कोई वैल्यू तो नहीं, मतलब बिल्कुल ना के बराबर। तो इंडियन की जो एग्रीगेट रियल आउटपुट थी वो 2% थी, और जो स्पीड भी थी जो ग्रोथ होने की, ग्रोइंग ओनली, और किस स्पीड से बढ़ रही थी वो 0.5% पर ईयर। साल में केवल उसकी जो
इंक्रीमेंट हो रही है या ग्रोथ हो रही है वो 0.5% हो रही है। तो ये सारी सिचुएशन थी हमारी एट द टाइम ऑफ ईवी ऑफ इंडिपेंडेंट, कि हमारी कंट्री की सिचुएशन क्या थी, ब्रिटिशों ने क्या सोच के बनाया हमारी इकोनॉमी को, हमारे ग्रोथ के लिए नहीं, उन्होंने अपनी इकोनॉमी को ग्रोथ करने के लिए सारे हथकंडे अपनाए। यही इस टॉपिक में कहा जा रहा है। अब दूसरा टॉपिक इसमें आता है कि हमारा उस समय एग्रीकल्चर सेक्टर कैसा था। एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा भारत में हमारी कैसे थी। तो इंडियन इकोनॉमिक जो थी किसके अंडर में थी? कॉलोनियन रूल था वहां पे। कॉलोनियन रूल का मतलब कि रूलर एंड एग्रेरियन। हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी? गांव में रहने वाली, और जो उनका जो जीविकोपार्जन था, जो उनका मेन आय का स्रोत था, वो केवल क्या था? एग्रीकल्चर था, एग्रेरियन। तो हमारी इंडियन इकोनॉमी कॉलोनियल रूल में कैसी थी? एग्रीकल्चर सेक्टर में रूलर था और एग्रेरियन था, यानी गांव में मैक्सिमम आबादी गांव में रह रही है और उनका मेन पेशा क्या है? कृषि आधारित। तो सारे लोग, आधे से अधिक लोग, 75% लोग गांव में रहते थे और उनका मेन जो आय का स्रोत था या जो उनकी इनकम थी वो क्या था? एग्रेरियन था, यानी कृषि आधारित था। 85% पीपल्स आर कहां लिव्ड इन रूरल एरियाज एंड डिराइव लाइवलीहुड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फ्रॉम एग्रीकल्चर। डायरेक्ट रूप में या इनडायरेक्ट रूप में उनका जो जीने का जो तरीका था, जीने का जो साधन थे, वो केवल एग्रीकल्चर था। 85% पीपल आपके गांव में रहने वाले कृषि पे आधारित थे। ये एग्रीकल्चर की स्थिति थी, हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर था उस समय। और इंडिया वॉज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फूड, और ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से उनके अंडर में, क्योंकि वो रूलर कंट्री थी, उसके आने से इंडिया की जो सिचुएशन थी फूड में और रॉ मटेरियल में, वो क्या था? सेल्फ सफिशिएंट नहीं था। जो अपने आप में सक्षम रहने वाला भारत, ब्रिटिश गवर्नमेंट के आने से वो अपने खाने और पीने के लाले पड़ गए। तो उसमें कह रहा कि इंडिया वाज नॉट सेल्फ सफिशिएंट इन फील्ड ऑफ रॉ मटेरियल, अब इन फूड एंड रॉ मटेरियल, सॉरी, इन फूड एंड रॉ मटेरियल। अब स्थिति ये हो गई कि भारत देश जो है न अपने फूड में और अपने रॉ मटेरियल में अपने को असहाय महसूस कर रहा, यानी कि सेल्फ सफिशिएंट नहीं रह गया कि अपने वो भोजन की व्यवस्था कर पाए और वो एज ए रॉ मटेरियल के रूप में। अब ये स्थिति थी। तो अब इसकी बात आती है कि क्या रीजन थे, व्हाट आर द रीजन फॉर स्टैग्नेशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। क्या रीजन रहा कि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो स्टैग्नेंट रही। स्टैग्नेंट का मतलब होता है कि ठहराव, रुका हुआ। तो स्टैग्नेंट हो, रुक गया, आगे ग्रोथ नहीं कर रहा। तो कुछ तो रीजन हो गया ना कि हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर जो एक समय हमारे पास सब कुछ है, इंडिपेंडेंट है, सेल्फ रिलिएंट है, प्रोस्पेरस है, एग्रेरियन है, ये सारी चीजें के होने के बावजूद, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हैं, कि भारत की विकास या फूड के बारे में और अगर रॉ मटेरियल के रूप में वो क्या रुक गया। क्यों रुक गया? क्या रीजन है? व्हाट आर द लॉजिक? तो पहला रीजन अगर हम कहें तो लैंड सेटलमेंट सिस्टम ये आता है। पहला हमारा क्या प्रॉब्लम चीजें थी, रीजन क्या था? लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब इसको समझिएगा इस फिगर के द्वारा। ये कुछ लोग, दो लोग हैं, ये क्या है? ब्रिटिशर है, कॉलोनियल गवर्नमेंट। कुछ यहां पे मैंने फिगर बनाया है, ये क्या है? ये स्मॉल फार्मर है, किसान है। और ये कुछ फिगर हमने लोग बनाया है, ये क्या है? जमींदार है। तो ब्रिटिशरों ने क्या किया, इन्होंने एक डिस्कशन किया किससे? जमींदारों से। कहा कि यहां पे खेती होती है, छोटे किसान खेती करेंगे और खेती करने पर, कृषि करने पे पीजेंट्स जो हैं या फार्मर्स हैं, तो वो कहे कि हमें पैसा चाहिए। उन्होंने क्या कहा कि अपने बीच में डायरेक्ट इनके संपर्क में नहीं जाते थे, इन्होंने बीच में एक मीडिएटर रखा और उनका नाम दिया जमींदार। कहा कि तुम इनसे वसूलोगे और इनसे हमें लाकर लगान के रूप में, हमें आज इसको आज टैक्स कहते हैं, कहा कि लगान इसलिए और टैक्स में अंतर है कि टैक्स के आज जो स्थिति है टैक्स में कि एक चीजों को ध्यान में रखते हुए कितना टैक्स है वो भी निर्धारित है, लेकिन लगान का कंसेप्ट अलग था कि जिसकी जमीन है वो खेती कर रहा, लेकिन उसके पास सबसे कम उसका प्रोडक्ट आउटपुट मिल रहा, मैक्सिमम चीजें लगान के रूप में वो ब्रिटिशों के पास जा रहा, और जो बीच का जो बिचौलिया जो जमींदार है बाकी कमीशन के रूप में ये। तो इन्होंने अपने नीचे उन्होंने जमींदार की नियुक्ति की और इन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए काम करो, मुझे पैसा वसूल के दो, तो तुम्हें उस राज्य का, साम्राज्य का मैं तुम्हें राजा बना दूंगा, लीडर बना दूंगा, ये एरिया के तुम राजा रहोगे। तो
ये लालच देके इनको नियुक्ति किया और ये इनसे वसूलते थे। वसूलने के बाद लगान के रूप में वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे। आपने अगर लगान मूवी देखा होगा तो उसमें ये सारी चीजों को दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने ब्रिटिश के लगान से अब सूखा पड़ गया तो अब लगान देना है, क्योंकि ये कंसेप्ट था कि चाहे आपका कुछ भी हो, आपको लगान के रूप में आपको गवर्नमेंट को पहुंचाना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। तो जब फसल हुई नहीं तो वो कहां से पैसा देंगे? तो उसके लिए आपने मूवी देखा होगा कि उसी के लिए उन्होंने एक मैच, उनके साथ एक सेटलमेंट हुआ कि इस मैच को रखा जाए। और मैच भी ऐसा उन्होंने रखा कि जो इंडिया को मैच खेलना आता नहीं था, क्रिकेट का नाम ही नहीं सुना था, तो उन्होंने एक सौदा किया कि हम तुम्हारे साथ मैच खेलेंगे, अगर मैच तुम जीत गए तो तुम्हारा लगान हम माफ कर देंगे, हम तुमसे कुछ नहीं लेंगे, लेकिन अगर हार गए तो तुम्हें लगान के रूप में देना पड़ेगा। तो उस मूवी में इस चीजों को दिखाया गया। उसी लगान की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो ब्रिटिशों ने क्या किया कि लैंड का सेटलमेंट किया। जमीन उनकी है और सेटलमेंट ये कर रहे हैं। जमीन हमारी भारत की है, किसानों की है, उसका सेटलमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही है। मेहनत ये कर रहे हैं और जितना इनको मिलना चाहिए उससे 10 गुना मिल रहा है ब्रिटिश गवर्नमेंट को, इनको 1/4 मिल रहा है। तो इसको कहते हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम। देखिए इसको लिखा हुआ है अंडर दिस सिस्टम, जमींदार सिस्टम, इसको हम जमींदार सिस्टम भी कहते हैं, लैंड सेटलमेंट को। प्रॉफिट एक्यूरिंग आउट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वेंट टू जमींदार इन फॉर्म ऑफ लगान। जमींदार के द्वारा प्रॉफिट जो है वो जमींदार के द्वारा कलेक्ट किया जाता था, उसको हम कहते हैं लैंड सेटलमेंट सिस्टम या जमींदार सिस्टम। और इसमें क्या होता था? द डेट फॉर डिपोजिटिंग द लगान टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, एक डेट डिसाइड की जाती थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है लगान जो है इस डेट पे ये जमींदार जो है कलेक्ट करके लाके ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे उस निर्धारित डेट पे। गवर्नमेंट वी आर ऑल्सो फिक्स्ड, वो फिक्स कर देते थे कि इस डेट पे आपको लगान, किसानों से लगान वसूल करके मुझे जमा करना है, और अगर इस जमा करने में फेल हो गए अगर जमींदार, तो उनके अधिकार को छीन लिया जाता था। तो फेलिंग टू विच द जमींदार वेयर टू लॉस देयर राइट, उनके अधिकार को समाप्त कर दिया जाता था। ये ब्रिटिश ने अपना नियम बनाया था कि अगर तुम उस डेट पे अगर जमींदार वसूल कर ला के लगान के रूप में नहीं जमा करोगे तो तुम्हारे सारे अधिकार से तुमको वंचित कर दिया जाएगा। जमींदार ऑफ कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू मतलब जमींदार एंड कॉलोनियल गवर्नमेंट डिड नथिंग टू इंप्रूव द कंडीशन ऑफ एग्रीकल्चर। इन दोनों ने, ना ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कुछ किया और ना ही जमींदारों ने हमारी भारत की एग्रीकल्चर के लिए कुछ नहीं किया। डिड नथिंग टू इंप्रूव, बढ़ने के लिए कोई प्रयास नहीं किया, ये इतिहास बताता है। दूसरा उन्होंने क्या स्टेप लिया, क्या रीजन था? पहला तो रीजन लैंड सेटलमेंट हो गया। दूसरा जो रीजन था स्टैग्नेंट होने के हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर का, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब उन्होंने क्या किया कि अब हम कृषि को कमर्शलाइज करेंगे, हम इसको उत्पादन करेंगे, हम बेचने के उद्देश्य से। तो उन्होंने उसमें संशोधन किया। इसके वजह से हमारी एग्रीकल्चर लैंड हमारी क्या होगी? स्टैग्नेंट हो गई। कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर मीन प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल, फॉर नॉट कंज्यूम। उन्होंने जो क्रॉप्स उगाने की बात की, वो कहा कि हम बेचने के उद्देश्य से इसकी उत्पादन करेंगे इन द मार्केट, कहां? बाजार में, रेदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। भाई कृषि होती थी अपने कंजम्पशन के लिए, तो कहा कि ब्रिटिशों ने क्या कर दिया कि हमें अपने वस्तु को, अपने क्रॉप्स को बेचना है, कहां पे? मार्केट में, न कि हमें अपने लिए कंज्यूम करना है। तो रेदर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, अपने कंजम्पशन के लिए नहीं। उसने कहा कि मुझे क्रॉप्स का उत्पादन करना है इन किसानों के द्वारा, और किस लिए करना है? कि हमें सेल करना है, हमें बेचना है मार्केट में। इसके वजह से भी हमारी एग्रीकल्चर जो है सेक्टर स्टैग्नेंट हुई। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फार्मर वेयर गिवन हायर प्राइजेस। अब चीजें उन्होंने क्या लालच दिया? फार्मर को कहा कि तुम अगर कैश क्रॉप अगर तुम उत्पादन करोगे तो तुम्हें हम ज्यादा कीमत देंगे। लिखा हुआ गिवन हायर प्राइस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप। कैश क्रॉप क्या था? कॉटन था, जूट था, ये सब सारे कैश क्रॉप। इससे तो डायरेक्ट खाएगा नहीं आदमी। भाई बाकी प्रोडक्ट, गेहूं चावल अगर उत्पादन कर रहे हैं तो उससे भोजन मिलेगा, वो खुद कंज्यूम करेंगे। कॉटन और जूट जो है वो कैश क्रॉप है। कहा कि आप लोग इसकी उत्पादन करिए और इसके बदले में हम आपको ज्यादा कीमत देंगे। ये लालच दिया अंग्रेजों ने। तो इसी को कहता ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल फार्मर्स वेयर गिवन हायर प्राइसेस फॉर प्रोड्यूसिंग कैश क्रॉप। कहा कि जूट और कॉटन की अगर तुम खेती करोगे तो तुम्हें हम कीमत ज्यादा देंगे, लेकिन अगर तुम ये करोगे, दूसरे खेती करोगे खाने वाली चीजों पे, तो हम तुमको वहां पे कीमत उसकी नहीं देंगे।
अब इसका क्या नतीजा हुआ? ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल एग्रीकल्चर वॉज कमर्शलाइज्ड टू केटर टू द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। अब क्या हुआ कि भारत की जो कृषि व्यवस्था है वो टोटली कमर्शलाइज हो गई। क्या हो गई? क्यों कमर्शलाइज हो गई? वो किसकी जरूरत पूरा कर रही है? वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को। केटर टू द नीड्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए हमारा पूरा एग्रीकल्चर जो क्या है वो कमर्शलाइज्ड हो गया। कमर्शलाइज टू कैटर टू द नीड्स ऑफ, दिस इज द कीवर्ड, नीड्स ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। तीसरा क्या हुआ? बाय ऑफरिंग हायर प्राइस द इंडियन पीजेंट्स वेर अट्रैक्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप। जब कीमत ज्यादा मिलेगा तो लोगों का अट्रैक्शन बढ़ेगा। यही चीज हुआ उस समय कि गवर्नमेंट को क्या हुआ, जब जब उन्होंने हायर प्राइस किसानों को देने लगे तो किसान भी क्या हुआ, प्रभावित हुए और उन्होंने किसकी खेती करनी शुरू कर दी? बाय ऑफरिंग हायर प्राइसेस द इंडियन पीजेंट्स वेर अट्रैक्टेड टू प्रोडक्शन ऑफ कमर्शियल क्रॉप्स। अब यहाँ पे जब उनको पैसा ज्यादा मिलेगा तो क्या होगा? कमर्शियल क्रॉप्स के प्रति उनका ज्यादा उनके अट्रैक्शन होगा। यही हुआ। जिसका रिजल्ट क्या है? फॉल इन प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप्स रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रीक्वेंट फेमिनाइज इन इंडिया ड्यूरिंग दोस डेज। इसका नतीजा क्या हुआ? जब कैश क्रॉप ज्यादा होने लगा, उनको ज्यादा पैसा मिलने लगा तो खेती भी किसान किसके करने लगे? कैश क्रॉप की करने लगे। नतीजा उसका क्या हुआ कि देश में भोजन की अकाल पड़ गया, कमी पड़ गई। फॉल प्रोडक्शन बाय फूड हुआ ही नहीं। जब चीजें सब कैश क्रॉप करने लगा तो फॉल किसमें हो गया? प्रोडक्शन ऑफ फूड क्रॉप। जो खाने पीने की चीजें थी उसमें कमियां आ गई और इसका रिस्पॉन्सिबल क्या हुआ? फॉर फ्रीक्वेंटली फेमिनाइज। भारत में क्या हुआ? सूखा पड़ गया, अकाल पड़ गया इन इंडिया ड्यूरिंग दोस डे। उस समय में भारत में हमारी कैश क्रॉप की कमर्शलाइजेशन करने की वजह से सारी चीजें, खाने पीने की वस्तुओं की क्या गिरावट आ गई और जिसका नतीजा हुआ कि अकाल पड़ गया, जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंटली फेमाइन्स इन इंडिया ड्यूरिंग दोस डेज। ये चीजें इतनी आपके दूसरा हो गया। पहला हो गया लैंड सेटलमेंट सिस्टम स्टैग्नेट होने का रीजन। दूसरा हो गया आपका ये कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। और तीसरे की बात अगर हम कहेंगे तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। अब प्रोडक्टिविटी, अगर हमें कोई चीज का प्रोडक्ट तैयार करना है तो कुछ उसके लिए संसाधन चाहिए। तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी की जब बात करते हैं तो टेक्नोलॉजी ना के बराबर थी। लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ इरिगेशन, पानी की सुविधा नहीं थी, और लैक ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। हम जब कोई खेती करते हैं तो ये तीन उसमें चीजें मेन नीड है कि हम अगर खेती करेंगे तो हमें अच्छी टेक्नोलॉजी चाहिए तो हम अच्छा ज्यादा प्रोडक्शन कर पाएंगे। हमारे पानी की सुविधा अच्छी होनी चाहिए और फसल अगर कीड़े से खराब हो रहा है तो उसके लिए अच्छी क्वालिटी का फर्टिलाइजर चाहिए। ये तीनों चीज की कमी थी। ये भी कारण बना आपका स्टैग्नेंट होने का हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर का। तो लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, जिसका पहला रीजन हुआ लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, दूसरा लेवल लो लेवल लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटी, और तीसरा जो हुआ लैक ऑफ यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो द कल्टिवेटर हैड नाइदर द मींस नॉर एनी इंसेंटिव इन इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। कल्टिवेटरों को, किसानों को क्या हो गया? ना आगे कुछ बढ़ ही नहीं पाए, कोई इंसेंटिव नहीं लिया एग्रीकल्चर के फील्ड में। तो इसको कहा जाता है कि द कल्टिवेटर हैड नाइदर द मींस नॉर एनी, ना उनके पास पैसा, मींस में यहां मनी, नॉर एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट, बस उनके पास पैसा ही नहीं रहा कि एग्रीकल्चर सेक्टर में हम इन्वेस्ट कर पाए। तो द कल्टिवेटर हैड नाइदर द मींस नॉर एनी इंसेंटिव, कोई उनके पास इंसेंटिव था नहीं, पैसे थी नहीं जिसके लिए वो एग्रीकल्चर के फील्ड में वो इन्वेस्ट कर पाए। और ब्रिटिश रूल स्पेंड वेरी लिटिल ऑन एग्रीकल्चरल टेक्निकल मास एजुकेशन। भारत ब्रिटिशों ने क्या किया? इस पे ना के बराबर, स्पेंड वेरी लिटिल, बहुत कम, किस पे खर्चा किया? एग्रीकल्चर पे, टेक्नोलॉजी पे और शिक्षा पे, मास एजुकेशन। इन तीनों चीजों पे ब्रिटिशों ने कोई ध्यान नहीं दिया। वो बहुत कम के ना के बराबर, स्पेंड वेरी लिटिल ऑन एग्रीकल्चर, बहुत कम इस पे खर्च किया, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल पे, टेक्नोलॉजी पे और मास एजुकेशन पे। और चौथा जो है स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। स्कैरसिटी का मतलब होता है कमी। इंडिया एग्रीकल्चर वाज फेसिंग स्कैरसिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑल्दो सम फार्मर्स, क्या हो गया? एक तरह की खेती करते थे, ऑल्दो सम फार्मर्स चेंज देयर क्रॉपिंग पैटर्न फ्रॉम फूड क्रॉप टू कैश क्रॉप। जब गवर्नमेंट ने, जब ये स्थिति हो गई कि जब उनको कहीं से इंडियंस को मदद नहीं मिल रही है और उन्होंने कहा कि कैश क्रॉप को प्रमोट कर रहे हैं, फूड क्रॉप को वो डिमोट कर रहे हैं, तो मैक्सिमम किसानों ने क्या किया? अपना पैटर्न ही चेंज कर दिया। कैश क्रॉप, फूड क्रॉप की जगह उन्होंने क्या कर दिया? कैश क्रॉप में कन्वर्ट कर लिया अपनी एग्रीकल्चर को। बट ए लार्ज सेक्शन ऑफ स्मॉल फार्मर्स एंड शेयर क्रॉपर्स नाइदर हैड रिसोर्सेज। और
मान लीजिए बड़े किसान तो अपने को सेटल कर लिए, जिनके पास संसाधन थे उन्होंने तुरंत ब्रिटिश गवर्नमेंट की चीजों को मान लिया और वो उस पर खप भी गए। लेकिन जो छोटे किसान थे, जो स्मॉल फार्मर्स थे, उनको क्या हुआ? एंड शेयर क्रॉपर्स नाइदर हैड रिसोर्स नॉर हैड एनी इंसेंटिव टू इन्वेस्ट। उनके पास तो स्थिति क्या हो गई, बहुत से किसान अपना क्या किया, खेती का पैटर्न बदल लिया, बदल नहीं पाए क्योंकि उनके पास ना तो रिसोर्स था और ना ही इन्वेस्ट करने के लिए पैसे। बड़े किसानों के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उन्होंने अपने को एडजस्ट कर लिया, इन्वेस्ट भी किया। लेकिन छोटे किसान, ये जो उन्होंने जब इस तरह की चीजों को लागू कर दिया तो उनके पास ना पैसे, ना रिसोर्स रहा और ना ही पैसे रहा। तो ये स्थिति इन्वेस्ट करने के लिए, तो स्थिति क्या हो गई? यहाँ पे एक हमने शेयर क्रॉपिंग किया है। इन्होंने किया क्या? इन्होंने किराया पे, मतलब इसको कहते हैं शेयर क्रॉपिंग इज ए फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच द लैंड ऑनर अलाउ ए टेनेंट टू यूज द लैंड इन रिटर्न द शेयर ऑफ द क्रॉप्स प्रोडक्ट। इसमें क्या किया? एग्रीकल्चर जो लैंड ऑनर थे, जो जमीन के मालिक थे, उन्होंने क्या किया? किराए पे किसानों को खेती करने के लिए कुछ लैंड दे दिया और बदले में उसके क्रॉप्स का रिटर्न लेना शुरू कर दिया। ये छोटे किसान के, इसी को हम शेयर क्रॉपिंग कहते हैं कि जितना तुम उत्पादन करोगे जमीन हमारी रहेगी। ये बड़े जो लैंड ऑनर थे उनकी जमीन पे किसान किराया पे लेके, यानी कि उसका वो किराया देंगे। किराया किस रूप में देंगे? किराया उनको वो देंगे क्रॉप्स के रूप में, जिसमें जो उत्पादन करेंगे उसमें से वो उस लैंड ऑनर को देंगे। तो ऐसे क्रॉपिंग को हम शेयर क्रॉपिंग कहते हैं। शेयर क्रॉपिंग इज ए फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर इन विच द लैंड ऑनर अलाउ, लैंड ऑनर क्या अलाउ करते हैं? टेनेंट टू यूज, यानी किराया पे दे दिया कि किराया पे तुम हमको, इस पे तुम अपना इस लैंड पे तुम खेती करो, और रिटर्न फॉर शेयर ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन, और रिटर्न के रूप में उसमें जो आप क्रॉप्स जो भी आप उत्पादन करोगे उसका तुम रिटर्न के रूप में हमें दोगे। तो ये भी एक कारण रहा। और पांचवा और अंतिम कारण जो एग्रीकल्चर सेक्टर का पिछड़न, स्टैग्नेट होने का रीजन था, एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन। जब देश का बंटवारा हुआ तो मैक्सिमम जमीन जो उपजाऊ वाली थी, जो फर्टिलाइज्ड थी, जो उपजाऊ जमीन थी, वो क्या हुआ? वो पार्टीशन में चली गई। ए साइजेबल पोर्शन ऑफ अनडिवाइडेड कंट्रीज हाईली इरिगेटेड एंड फर्टाइल लैंड वेंट टू पाकिस्तान। मतलब जो अच्छी खाती खेती वाली जमीन थी जो आजादी के बाद, वो क्या हुआ? वो पाकिस्तान में चली गई। द होल ऑफ द जूट प्रोड्यूसिंग एरिया बिकम पार्ट ऑफ, और जो जूट वाला एरिया था उसका अधिकतर पार्ट कहां बट गया? बांग्लादेश में। आधी उपजाऊ भूमि चली गई पाकिस्तान, और जो जूट वाला जो कैश क्रॉप कर रहे थे वो भी क्या हो गया? उसमें भी बंटवारे में चला गया वो बांग्लादेश को। तो ये 5 रीजन थे हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का स्टैग्नेंट होने का। तो ये क्वेश्चन आता है इससे कि व्हाट आर द रीजन फॉर स्टैग्नेंट ऑफ द एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये 5 आप इसमें रीजन लिखेंगे। पहला आप रीजन लिखेंगे लैंड सेटलमेंट सिस्टम, दूसरा लिखेंगे कॉमर्शलाइजेशन एग्रीकल्चर, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, तीसरा आप लिखेंगे लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, किसी तरह की सुविधाएं नहीं थी जिसमें कि प्रोडक्शन का जो लेवल था वो कम था, और चौथा आप लिखेंगे स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। जब उन्होंने कैश क्रॉप की तरफ वो कर दिया तो क्या हुआ? उनकी उस चीज का अभाव रहा, इन्वेस्टमेंट करने के लिए उनके पास पैसे ही नहीं रहे। बड़े किसान तो सेटल कर लिए, लेकिन छोटे किसान के पास ना पैसा रहा ना रिसोर्स रहा, तो इसको कहते हैं स्कैर्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। और पांचवा जो है एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन, बंटवारा होने का भी इसका एक रीजन रहा कि जो मैक्सिमम फर्टिलाइज जमीन थी वो चली गई पाकिस्तान में, और जो जूट और कैश क्रॉप वाला जो था वो जूट वाला एरिया चला गया बांग्लादेश में। तो ये 5 रीजन है आपके स्टैग्नेंट होने के एग्रीकल्चर सेक्टर की। सेकंड, अब नेक्स्ट लेक्चर में हम इसमें पढ़ेंगे कि हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर कैसी थी उस समय, उसमें उसके जो भी सिचुएशन थी वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। थैंक यू।